गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीश नैन पर। हम 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। इसके थर्ड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आज के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकंड रहेगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। और जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा हमारा मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो आइए आज इनकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रोपण कृषि की। तो देखिए, जो रोपण कृषि क्या है, एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर क्या है, जो बाज़ार में बेचने के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं और उनको बाज़ार में बेचा जाता है। तो चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो जो इस प्रकार की कृषि का विकास हुआ है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जब जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों ने क्या किया, और देशों पर अपना कब्जा कर लिया, उनको अपने उपनिवेशिक बना लिया, उपनिवेश या उन पर गुलाम बना लिया। तो उन वाले क्षेत्रों में जो फसलें उनके यहाँ खुद पैदा नहीं होती थी, उन फसलों का उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादन शुरू किया है। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि। तो जो बृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है कि इससे बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। तो जो यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल एरिया थे उसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया, आपकी चाय, टी, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, कॉटन, गन्ना, शुगर केन, केले, बनाना, अनानास, पाइनएप्पल। तो ये सारी की सारी फसलों का इन्होंने उत्पादन शुरू किया। तो यूरोपियन कौन कौन से थे जो मुख्य दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे, जैसे आपके ब्रिटेन वासी थे, फ्रांसीसी थे, स्पेन वाले थे, पुर्तगाली थे। तो ये सारे के सारे जो यूरोपियन थे जिन्होंने अन्य देशों पर जाकर वहाँ के लोगों पर शासन किया। तो इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है। तो अब इस कृषि की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली है इस कृषि की विशेषता है, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, कि खेतों का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध और तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अच्छी तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और वैज्ञानिक विधियों के अनुसार ही फसलों को उगाया जाता है। यह एक फसली कृषि है कि पूरे के पूरा जो आपका खेत है या जो एरिया है वहाँ पर एक का फसल का ही उत्पादन किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। देखिए, इसमें जो अधिकतर कार्य है मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, और जो मानव श्रम है क्योंकि जो ये देश है यहाँ पर अधिक पॉपुलेशन है आपकी, तो अधिक पॉपुलेशन के कारण वहाँ पर जो मानव श्रम या श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं आपके। तो फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको की पौध लगाई। तो देखिए, अब अलग अलग देशवासी किन किन देशों में गए और वहाँ पर कौन कौन सी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर शुरू की उन्होंने। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी थे वो गए आपकी वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में, वहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी और कोको की पौध लगाई। उसके बाद जो ब्रिटेन वासी थे इन्होंने जो भारत एवं श्रीलंका यहाँ पर चाय के बागान लगाए, जो असम वगैरह है उन एरिया में चाय के बागान लगाए गए। जो मलेशिया में इन्होंने रबड़ के बाग, और जो पश्चिमी द्वीप समूह वेस्टर्न आइलैंड्स हैं तो वहाँ पर गन्ना और केले के बाग विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए हैं। तो इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। तो ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, फेजेंडा किसे कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है आपका। तो वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। तो ये थी आपकी रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अब इसका मैप देखते हैं एक बार।
कि जो यूरोपियन थे उन्होंने किन किन देशों में कौन कौन सी फसलें पैदा की हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस वासियों ने। तो फ्रांस वासियों ने कहाँ पर, पश्चिमी, ये है आपका अफ्रीका, ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो पश्चिमी अफ्रीका में क्या क्या उगाई थी, आपके कॉफ़ी और कोको के बागान लगाए। पश्चिमी अफ्रीका के इस वाले एरिया में कॉफ़ी और कोको के बाग लगाए फ्रांस वासियों ने। उसके बाद जो ब्रिटेन वासी थे, तो ब्रिटेन वासियों ने कहाँ, एक तो आपके भारत के इस एरिया में और एक श्रीलंका में, यहाँ पर इन्होंने लगाए चाय के बागान आपके, यहाँ पर थे आपके ब्रिटेनवासी। उसके अलावा ब्रिटेनवासियों ने जो आपका मलेशिया है, यहाँ पर मलेशिया में लगाए आपके रबड़ के बागान लगाए हैं। पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्ट आइलैंड्स, जो हैं आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये जो बीच वाला ये एरिया है, यहाँ पर जो द्वीप समूह है, इनमें जैसे कौन कौन से आते हैं आपको, मेनली क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बारमूडा है, एंटागुआ है, एंगुला है, इस तरह के जो द्वीप समूह। जब वेस्ट इंडीज़, आपने एक देश का नाम भी सुना है, वेस्ट इंडीज़, क्रिकेट की टीम है वेस्ट इंडीज़, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है, वो इन वेस्ट के जो द्वीप समूह हैं उन सभी को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई गई, गन्ना और केला, ये फसलें इन क्षेत्रों में उगाई गई है आपकी। उसके बाद है आपके जो स्पेन वाले थे और अमेरिका वासी थे, इन्होंने जो फिलीपींस है, यहाँ पर छोटा सा देश है एक द्वीपों का, यहाँ पर फिलीपींस, तो फिलीपींस में आपके नारियल और गन्ने के बागान लगाए हैं इन्होंने। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ में क्या क्या लगाए, जो पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको के फ्रांस वासियों ने, जो भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए ब्रिटेन वासियों ने, जो मलेशिया में लगाए रबड़ के, और जो आपके फिलीपींस थे यहाँ पर लगाए नारियल और गन्ने के बागान लगाए। उसके बाद ब्राज़ील में जैसे कोको या कहवा वगैरह की खेती की जाती थी, ये है आपका ब्राज़ील, यहाँ पर ये वाला है आपका ब्राज़ील। तो उसके बाद यहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान थे उन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, जो यूरोपवासियों के नियंत्रण में, कुछ अब भी किसके नियंत्रण में, यूरोपवासियों के इनमें से नियंत्रण में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फेजेंडा किसे कहते हैं। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फेजेंडा कहलाते हैं। तो ये था रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मैप। तो वर्तमान के जो अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है, क्योंकि जो अधिकतर देश क्या आप स्वतंत्र हो चुके हैं, तो इसी कारण इन बागानों का नियंत्रण उन देशों की सरकारों के अंदर चला गया है। इससे उन देशों को क्या है, अधिक मात्रा में आय प्राप्त होती है। तो ये थी आपकी रोपण कृषि। तो इसमें क्या क्या पढ़ा है हमने, तो रोपण कृषि क्या है, एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी हमने, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। फसती खेतों का आकार बड़ा होता है, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, और सस्ता जो श्रम है स्थानीय लोगों के द्वारा ही सस्ते श्रम प्राप्त हो जाता है। जो वैज्ञानिक विधियां और उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, एक ही फसल उगाई जाती है। तो जो रोपण कृषि की शुरुआत किसने की थी, ये की थी आपके यूरोपीय लोगों ने। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन में चाय के बागान, जैसे ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए हैं, जो आपका मलेशिया में रबड़ के, फिलीपींस में जैसे आपके गन्ना के थे, जैसे आपका ये पश्चिमी द्वीप समूह था, यहाँ पर आपके गन्ने और केले के बागान विकसित किए हैं। ये थी आपकी रोपण कृषि। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। तो जो ये वाली कृषि है ये आपके मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड। इसकी मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें, और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, मेन क्रॉप्स कौन सी है, वीट है, और अदर क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे मक्का हो गया आपका, जैसे कॉर्न हो गया, जौ हो गया, बारले हो गया, रई हो गई, जई हो गई, ओट, ये भी बोई जाती है। तो मुख्य फसल कौन सी है आपकी, वीट गेहूं हो गई, अन्य फसलें मक्का, जौ, रई, जई हो गई।
तो इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनी यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ उत्पादन क्या होता है? कम होता है। और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। कि जो पर याइल्ड है तो वहाँ पर तो क्या लोड प्रोडक्शन है, लेकिन जो पर पर्सन है वहाँ पर हाई याइल्ड या प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज़्यादा उसके हिस्से में आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो आपके लगभग सारे के सारे विकसित देशों वाले क्षेत्र हैं, विकसित या विकासशील देशों के हैं, तो यहाँ पर क्या है? अधिक बड़ी मात्रा में खेत होते हैं, अधिक बड़े साइज़ के होते हैं। तो वहाँ पर क्या अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है और मशीनों को कोई भी एक या दो व्यक्ति ही ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती, क्योंकि हर काम मशीनों से किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है? प्रति एकड़ 1 एकड़ में उत्पादन कम होता है। मान लीजिए कहीं पर आपके 100 एकड़ हैं, इकट्ठे ही हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, तो 100 एकड़ में कोई 2 या 3 व्यक्ति काम कर रही हैं। तो मान लीजिए प्रति एकड़ तो उत्पादन कम हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 100 एकड़ में 3 थे, मतलब 33 एकड़ एक के हिस्से आए, तो उनके हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए क्या दिखाया गया है, एक इमेज दिखाई है कि कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। अगर मनुष्य अपने हाथों से काटे तो कई दिन लग जाते हैं इसको, लेकिन जो कंबाइन है इसकी सहायता से कई हेक्टेयर भूमि से अनाज एक ही दिन में काट दिया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपिस देखिए, जो आपके मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जहाँ पर बड़ी बड़ी घास होती है, उन वाले क्षेत्रों की जो घासों को साफ करके अब ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाने लगी हैं। तो इसके मुख्य जो क्षेत्र कौन से हैं? देखते हैं एक बार। तो यूरेशिया में स्टेपीज, यूरोप और एशिया अगर इनको कंबाइन करें तो बन जाएगा आपका यूरेशिया। वहाँ पर आ गए आपके स्टेपीज। जो उत्तर अमेरिका के प्रेरीज, उत्तर अमेरिका में हैं, ये हैं आपके प्रेरीज। अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान है। तो विश्व मानचित्र पर इन क्षेत्रों का निर्धारण कीजिए। ये मुख्यतः इसके क्षेत्र हैं आपके। तो आइए मैप में देखते हैं एक बार। ये है इसका मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी यूरेशिया के स्टेपीज। यूरोप और एशिया के ये वाले क्षेत्र हैं, ये कहलाते हैं आपके स्टेपीज। ये हैं यूरेशिया के स्टेपीज। उसके बाद दूसरा था आपका उत्तर अमेरिका के प्रेरीज, ये वाले, ये उत्तर अमेरिका के प्रेरीज घास के मैदान हैं आपके। उसके बाद तीसरा था हमारा अर्जेंटीना के पंपास। जो अर्जेंटीना है, यहाँ पर अर्जेंटीना उरुग्वे यहाँ पर पड़ते हैं, ये आपके पंपास है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है और इसके हैं आपके वेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में ये घास के मैदान ये कहलाते हैं आपके डाउन्स। और जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पर जो घास के मैदान हैं ये कहलाते हैं आपके कैंटरबरी। तो ये हैं आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र। तो ये जो घास के मैदान थे, यहाँ की घास को अब काट दिया गया और यहाँ पर मुख्यतः फसलें पैदा की जाने लगी हैं। तो आइए इनको एक दूसरे मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेशिया के स्टेपीज। ये हैं आपके स्टेपीज घास के मैदान यूरोप और एशिया में। ये हैं आपके स्टेपीज घास के मैदान। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है, चरनोजम मिट्टी। और जो चरनोजम मिट्टी है, इसमें घास बहुत अधिक मात्रा में लंबी लंबी घास पैदा होती है। तो जो ये घास के क्षेत्र थे, इनको वर्तमान में क्या किया गया, यहाँ इनको साफ़ कर दिया गया और यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाने लगी है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट था आपका उत्तर अमेरिका के प्रेरीज। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये वाले हैं आपके प्रेरीज। तो जो ये शीतकाल में, जो शीतकाल की बात करें तो यहाँ पर एक पवन चलती है जिसे कहा जाता है चिनूक।
जो गर्म पवन है। तो इस चलनक हवाओं के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ की जो बर्फ़ पिघलने लग जाती है और यहाँ पर घास पैदा होने लग जाती है। तो इसकी सहायता, इससे क्या होता है, यहाँ पर पशुपालन में भी इससे सहायता मिलती है। तो इस मैदान में भी व्यापक स्तर पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन, जैसे पशुओं को मांस और दूध इत्यादि के लिए भी पाला जाता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना के पंपास, ये वाले अर्जेंटीना और उरुग्वे दो देश हैं ये, उनके क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो विश्व के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं। यहाँ पर कृषि के अतिरिक्त गायें और सूअर ये पाले जाते हैं और उनका मांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं ये। इस क्षेत्र में मुख्य जो घास उगती है उसे कहा जाता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक पोषणयुक्त घास उगती है, तो इसलिए यहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक चारागाह भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो पशु हैं, पशुओं को मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है। उन पशुओं को जैसे अर्जेंटीना की जो कैपिटल राजधानी है ब्यूनस आयरस, वहाँ पर लेकर जाया जाता है, वहाँ पर उनको काटा जाता है और वहाँ से उनका मांस का निर्यात किया जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। तो ये हैं आपके दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। तो इस घास के मैदान में जो गायें बैल मुख्यतः पाले जाते हैं और एक मुख्यतः यहाँ की जो विशेषता वो है यहाँ की अंगोरा बकरी। अंगोरा नामक बकरी इस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी। इसके अलावा मरीनो और अन्य उत्तम ऊन वाली भेड़ें भी यहाँ पर पाली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ये हैं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। तो जो मर्रे और डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की, तो उसके नदी का बेसिन वाले क्षेत्र में ये घास के मैदान फैले हुए हैं। सिंचाई अच्छा पानी है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छी किस्म की घास और अच्छी किस्म की जो फसलें हैं, चारा फसलें पैदा की जाती हैं। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो है यहाँ की पाई जाने वाली मैरिनो नामक भेड़। मैरिनो भेड़ यहाँ पर बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है कंगारू, तो कंगारू भी सबसे अधिक इसी डाउन्स के मैदान में पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड में है आपका कैंटरबरी। न्यूजीलैंड का था आपका कैंटरबरी। तो जो कैंटरबरी है यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसके साथ साथ यह है पशुपालन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। तो जो कैंटरबरी है न्यूजीलैंड के, यहाँ पर बड़े स्तर पर गायें का पालन किया जाता है, जो विश्व में सबसे अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो जो मिश्रित कृषि क्या हो गई, तो इस कृषि में जो फसलें उगाने और पशुओं को पालने के कार्य दोनों एक साथ किए जाते हैं, कि एक साथ ही फसलें भी उगाई जाती हैं और पशुओं को भी पाला जाता है आपका। तो इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। तो कौन से क्षेत्र मिलेंगे अत्यधिक विकसित, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरोप के कौन से उत्तरी और पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग हैं, यूरेशिया के कुछ भाग हैं, यूरोप और एशिया के, और दक्षिणी महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है आपका। तो इस कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है, खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, मेन क्रॉप्स हैं आपकी, गेहूं हो गई, जौ हो गई, रई, जई, मक्का, चारे की फसलें। जो फूडर क्रॉप्स हैं, कंदमूल हो गए आपके। तो इस तरह की मुख्य फसलें बोई जाती हैं। तो चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य फसल हैं, क्योंकि साथ में पशुओं को पाला जाता है, इसलिए यहाँ पर पशुओं के चारे के लिए भी फसलें बोई जाती हैं। तो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों में इसको समान महत्व दिया जाता है। तो फसलों के साथ पशु कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, जैसे मवेशी कैटल्स, भेड़ सीप, सुअर पिग्स हो गए, कुक्कुर मतलब जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग है, जो आपकी मुर्गी पालन किया जाता है, वो भी इसके साथ आय के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद जो सस्यावर्तन है एवं अंतः फसली कृषि, जो क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग है। क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को बार बार बदल कर बोने की प्रक्रिया है,
कि जैसे एक बार गेहूं लगा दी, अगली बार कोई दूसरी फसल, उसके बाद कोई दूसरी फसल, इस तरह से एक खेत में बार बार बदल बदल कर फसलें बोते रहे। इससे क्या होता है, भूमि की उर्वरता शक्ति वो बनी रहती है। दूसरा है आपका इंटरक्रॉपिंग, की एक साथ कई फसलों को एक खेत में लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आपकी। तो विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक और वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषक की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं होती हैं। कि जो इसमें जो मशीनरी होती हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी के लिए अधिक हाई कैपिटल, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और कृषक के साथ कुशल होना चाहिए। तो इन सभी विशेषताओं की भी साथ में आवश्यकता होती हैं आपकी। तो इसके मेन एरिया कौन कौन से थे, एक बार एरिया देख लेते हैं। तो इसके मेन एरिया थे आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप, सॉरी ये मैप नहीं है, ये है मिश्रित कृषि के क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप का ये वाला भाग आ गया, उसके बाद कुछ भाग यूरेशिया का ये वाला आ गया, उसके बाद आ गया इसमें उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तर अमेरिका के ये वाले पूर्वी भाग आ गए आपके, यूरेशिया के कुछ भाग आ गए, और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों के विस्तार, जो ये वाले क्षेत्र जो आपके वो थे ना घास के मैदान, उनके आसपास वाले क्षेत्र ही इसमें शामिल होते हैं आपके। तो ये था हमारा मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि क्या है, इसमें फसलों और पशुओं को एक साथ महत्व दिया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़ हो गई, मवेशी, सूअर, पोल्ट्री फार्मिंग ये पाले जाते हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मुख्यतः जो कुशल और योग्य कृषक होने चाहिए। खेतों का आकार मध्यम होता है और बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, रई, जई, मक्का, चारे की फसलें। क्रॉप रोटेशन किया जाता है ताकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता बनी रहे। तो यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भाग। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डायरी फार्मिंग, डायरी कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि, बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, मार्केट, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।